ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली एनालिसिस वीडियो। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक अच्छा फॉल आ सकता है और कंप्लीटली एक शानदार फॉल देखने के लिए मिला। और डेफिनेटली मैं ये बुल्स जो सिर्फ लॉन्ग कर सकते हैं या जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपको एक ट्रेंड मिला, क्योंकि जो लॉन्ग करते हैं उनके लिए तो काफ़ी ख़राब हफ्ता रहा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कभी भी किसी को भी लॉन्ग करना है तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि ब्रेकआउट से ज़्यादा अगर रिवर्सल्स पे आप ट्रेड करते हैं तो दोनों का फ़ायदा आपको मिलता है। रिवर्सल्स का भी मिलेगा और साथ में ब्रेकआउट्स भी ट्रेड करने मिलेंगे। लेकिन रिवर्सल ट्रेड करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है टेक्निकल एनालिसिस में, क्योंकि जब भी स्टॉक्स ख़राब होते हैं, गिरते हैं, उसके बाद में अगर फंडामेंटल्स मजबूत ना हो या फिर जिस कारण से वो गिर रहे हैं वो कारण बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो फिर और फर्दर फॉल देखने को मिलता है। इसलिए मेरा मानना है कि जो रिवर्सल ट्रेड है वो सिर्फ आप ऐसे स्टॉक्स में लें जिनको आपको पता है कि वो मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होते हैं, तो रिवर्सल ट्रेड उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। जिनके फंडामेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते तो वैसे स्टॉक्स में आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो रिटेल ट्रेडर्स के लिए मेरा यही सजेशन है कि जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के नीचे जाने के कारण स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं उन्हीं में बने रहें या उनमें बाइंग करें तो ज़्यादा आपको बेहतर होगा। ओवरऑल जिसमें फंडामेंटल शिफ्ट ज़्यादा है उन्हें अवॉइड करना ही बेहतर होगा। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जो खुद एनालिसिस कर सकते हैं, जो सारी चीज़ें समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोज पे आप यहाँ पे बाय करें। मैंने लास्ट टाइम भी प्रेडिक्ट किया था, और रेदर प्रेडिक्ट से ज़्यादा मैं हमेशा एनालाइज ज़्यादा करता हूँ और मैं प्रेडिक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा। तो मैंने क्लियरली डिस्कशन किया था कि 16,800 16,700 इस लेवल के आसपास डेफिनेटली आ सकता है। यहाँ से एक रिवर्सल मुझे लगता है कि आपको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि इससे एकदम स्ट्रेट फॉल नहीं कहेंगे। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा कि बहुत शार्प करेक्शन वर्ल्ड वाइड थी, तो ये जो सेलिंग थी ये आपने एक वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबल सेल ऑफ आपने देखा, और सारे यूरोपियन इंडाइसेस, एशियन इंडाइसेस सब डाउन थे। और मुझे लगता है कि ये शायद कल तक और कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि मैं 16,700 से एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि बाउंस बहुत ज़्यादा होगा ऐसा भी नहीं है, 17,300 17,200 इस लेवल तक हो सकता है, फिर वापस से आपको करेक्शन देखने मिलेगी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो 16,000 के लेवल के आसपास आपको मिल जाएगा। लेकिन ये कब मिलेगा, तो ये इमीडिएटली इस मंथ मिलेगा या अगले महीने मिलेगा ये कहना डिफिकल्ट है। लेकिन मेरी उम्मीद है कि एटलीस्ट इस महीने के एंड या फिर आपको नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में 15 जनवरी तक आपको हो सकता है कि 16,000 के लेवल्स देखने मिल जाए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 16,000 एक बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। इसके बाद में एक आपको बजट तक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। बजट की रैली के बाद में हो सकता है अगर डिसअपॉइंटमेंट कुछ होती है तो आपको वापस से करेक्शन देखने के लिए मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर मार्केट एक साइडवेज रेंज में रहने वाला है, और वो रेंज बहुत बड़ी हो सकती है। बड़ी रेंज अगर देखें तो 16,000 से 18,500 की मुझे रेंज नज़र आ रही है। 16,000 के नीचे मुझे इमीडिएटली शॉर्टर टर्म में मार्केट बिल्कुल भी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके नीचे जाने का मतलब है फिर 14,000 का लेवल, जो कि लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि फिर वैल्यूएशंस इतनी चीप हो जाएगी कि आपको जो कोविड के समय क्रैश में जो स्टॉक के प्राइसेस मिल रहे थे शायद वो भी आपको मिल जाए। इसलिए 16,000 के नीचे मुझे ज़्यादा मार्केट किसी भी हालत में नहीं लग रहा है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1000 पॉइंट की फॉल और रह गई है, और 1000 पॉइंट की फॉल के अंदर में जो स्टॉक प्राइसेस आपको मिलेंगे शायद वापस आपको इमीडिएटली नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ना मिले। इसलिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार पीरियड आपके लिए आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को फिर से आपको ग्रैब करना चाहिए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ या जनवरी फर्स्ट वीक में। और इनफैक्ट अभी से ही आपको हर वीक में छोटी छोटे क्वांटिटीज़ में SIP शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको 1 लाख रुपए लगाने का मन है तो हर हफ्ते 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, कोशिश करें लोज पे बाय करने की, और डेफिनेटली घबराएं नहीं। स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के कारण नीचे आ रहे हैं उन स्टॉक्स में फोकस करें, जैसे IT स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल शिफ्ट नहीं हुआ है। बेसिकली मार्केट में करेक्शन है बोल के उन स्टॉक्स के अंदर में करेक्शन है, तो IT स्टॉक्स इज़ अ गुड बेट और बहुत सेफ़र भी रहता है। और साथ में FMCG स्टॉक्स भी जो है जिनमें अच्छी ग्रोथ है। ब्रिटानिया या HUL मैं नहीं कहूँगा आपको पिक करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली उनकी सेल्स जो है वो थोड़े से स्टैग्नेंट है और ग्रोथ भी बहुत एग्रेसिव नहीं है। तो कुछ ऐसे FMCG स्टॉक्स में फोकस करें जिनके अंदर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आगे आने वाले समय में ध्यान देने चाहिए, बट डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी बेस्ट पीरियड। ट्रेडर्स के लिए तो अच्छा समय है ही, लेकिन साथ में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त टाइम पीरियड चल रहा है।
साथ में मैं एक आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मॉडल पोर्टफोलियो पे, तो अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी है, तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको इस वैल्यू से या हमारे कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। उसमें कम्प्लीटली सारे पोर्टफोलियो के कंपोनेंट्स, स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं मार्केट की, यानी कल सोमवार को मार्केट कैसा रह सकता है और आगे वाले हफ्ते में कैसा रहेगा और आने वाले महीने में कैसा रहेगा, ये इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट्स के निफ्टी के, और क्लियरली आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने लास्ट वीक में ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल का परफेक्ट ब्रेकडाउन मिला और कंप्लीटली एक मारोबूजो कैंडल इसने बनाई है, ब्लैक मारोबूजो, रेड मारोबूजो, यानी बहुत एग्रेसिव सेलिंग ड्यूरिंग द वीक होते हुए नजर आई है। और ड्यूरिंग द वीक आप देखेंगे तो डे हाई से, यानी मंडे को जो हाई बनाया था वो ब्रेक नहीं हुआ, और फ्राइडे को भी जो क्लोजिंग है वो वीक की क्लोजिंग कंप्लीटली लोस पे, यानी बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग ड्यूरिंग द वीक देखने मिली है। और एफआईआईडीआई से आपके पास में क्लियरली डेटा मिल ही रहे हैं कि किस तरीके से एफआईआईज ने एग्रेसिव सेलिंग करी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंटली, तो वीकली के अंदर में सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर जो ये है, वीकली के अंदर में इसने 20 SMA ब्रेक कर दिया है। अब जब 20 SMA ये ब्रेक कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली ये ऊपर नहीं आने वाला है, ये एटलीस्ट 50 SMA को टेस्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, और 15 SMA अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 के आसपास ही आ रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो 100 SMA काफ़ी नीचे में है, तो मैं इसके रीटेस्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि अदरवाइज आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि गालियाँ निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये आता है 14,000 पे। तो खैर इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब एसएमएस मार्केट कुछ साइडवेज रहेगा तो ये एसएमएस वापस ऊपर की तरफ या एटलीस्ट ऐसे लेवल पे आ जाएंगे कि जहां से आपको फिर से एक बाउंस देखने मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इमीडिएट टर्म्स पे 50 SMA मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, और 16,000 का मेरा लेवल है जो कि ब्रेकआउट, प्रीवियस ब्रेकआउट का लेवल था। तो ये मेरा जो लेवल है ये मेरे लिए परफेक्ट बाय का लेवल रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से फिर से बाउंस देखने मिलेगा और फिर से आपको नए हाई की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को नेक्स्ट 2 से 3 महीने में कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि वीकली के अंदर में जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अच्छी तेजी आपको फिर से देखने मिलती है। क्योंकि अगर आप रिसेंट में देखेंगे, जब से इसने 20 SMA क्रॉस किया है, कभी भी इसने 20 SMA के नीचे प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं दी है। जब भी एक बार क्लोजिंग दी थी उसके बाद इमीडिएटली ऊपर आ चुका है। अभी भी अगर देखें तो इमीडिएटली क्लोजिंग मिली है, कोशिश जरूर रहेगी इसकी वापस ऊपर आने की, लेकिन मुझे चांसेस थोड़े कम रहे क्योंकि ग्लोबल सेल ऑफ फिर से देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए 16,000 रीटेस्ट होना मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग तय है। और अगर इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखेंगे तो लास्ट 1 2 3 4 5 6 वीक से कंटिन्यूसली, यानी पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूसली सेल ऑफ ही देखने के लिए हमें मिल रहा है। और मार्केट का एक क्लियर कट नियम है, अगर मार्केट को कंटिन्यूसली हाइज की तरफ मूव करना है तो वो हाइज बनाने के बाद में एक हाई का फॉलो अप देता है, जैसे यहाँ पे इस केस में दिया था, इस केस में दिया था। अदरवाइज वो इमीडिएटली आपको रिवर्सल्स के साइन दे देगा, जैसे आपको 2 बार यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। तो क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि 16,000 रीटेस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जा रहे हैं। वहीं पे अगर हम इसमें डेली चार्ट्स की तरफ आते हैं तो डेली चार्ट्स में आपको 100 SMA भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है 200 SMA जो कि इसका लगभग 16,000 का लेवल है, ये डेफिनेटली रीटेस्ट होगा ही होगा। बीच में 16,700 का सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करें, फिर से एक शार्प फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्लियर कट आपको अपना माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए। कल के लिए अगर लेवल्स की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा पहले बेयरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके का सेल ऑफ था तो एक कंटिन्यूएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो सेल ऑफ हो सकता है वो वापस आपको 16,700 तक ले जाएगा। अपसाइड 17,000 की मैक्सिमम बेयरिश लेवल्स, यही रेंज दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर पुल बैक हो, अभी मैं यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान देंगे, पुल बैक हो कि वापस से अगर पुल बैक होता है कि अगर 16,700 से रिवर्सल आपको इमीडिएट देखने मिले ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वापस 16,700 से 17,000 की तरफ आता हुआ दिखाई दे। इनफैक्ट हो सकता है कि पॉजिटिव भी क्लोज करे, 17,100 150 की तरफ क्लोजिंग दे सकता है। हालांकि चांसेस काफी ज्यादा लो है इस चीज के, बट पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। और अगर मैं बुलिश लेवल्स की बात करूं कि अगर मान लीजिए कि मैं तो सोच रहा हूं कि गिरेगा लेकिन इमीडिएटली गैप अप खुलता है, तो 17,200 अगेन एक रेजिस्टेंस और नीचे में 17,000 एक सपोर्ट। तो बुलिश लेवल्स आपके लिए ये रहेंगे। सिमिलरली साइडवेज रेंज भी आपके लिए यही रहनी चाहिए। फिर भी साइडवेज रेंज में थोड़ी सी हम अपनी जगह और बना देते हैं, 16,900 से लेकर नीचे में 17,000, ऊपर में 17,100, ये आपके लिए एक साइडवेज रेंज होनी चाहिए। प्रोबेबली बेयरिश और पुल बैक आपको देखने के लिए मिल सकती है। रेंज क्लियरली 16,700 से 17,000 मुझे रेंज नजर आ रही है।
बुलिश लेवल्स की मैं बात करूं तो 17,000 से 17,200 या ऊपर में 220 230 भी जा सकता है, और साइडवेज रेंज 16,900 से 17,100 कल के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी में भी जो रीटेस्ट का लेवल था इसके ब्रेकआउट का, ये यहाँ पे फेलियर होते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी आपको 34,000 के आसपास और या फिर 35,400 एक इमीडिएट बहुत एग्रेसिव सपोर्ट है। इसके बाद में सीधा 34,000 सपोर्ट है। तो ये दो लेवल्स पे आपको नजर रखनी है। अगर ये ब्रीच होगा तो 34,000 आपको इमीडिएट आता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए ये दो लेवल पे ध्यान दें। अगर इमीडिएटली से रिवर्स करना जैसे कि मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो एक बार कोशिश जरूर करेगा 35,400 से रिवर्सल की, लेकिन रिवर्सल जैसा मैंने पहले भी कहा कि एग्रेसिव नहीं आएगा। 36,300 37,000 मैक्सिमम मुझे नजर आता है। 37,000 भी बहुत ज्यादा कम चांसेस है, इसलिए आप ये 37,000 से लेकर 36,300 का पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर नीचे में एग्रेसिव डाउन साइड की बात करूं तो 34,000, तो वीकली में भी देखेंगे 20 SMA फाइनली ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है, और ब्रेक होने के बाद में आपको एक नीचे के लेवल्स यानी 50 SMA के सपोर्ट को रिटेस्ट करने की कोशिश जरूर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पे जो बेरिशनेस है वो बनी हुई है, और पुल बैक की संभावना बिल्कुल है इसके अंदर में, मैं कोई डिनाई नहीं करूंगा, और होना भी चाहिए, और यही मार्केट का ट्रेंड है। वहीं अगर जब डेली चार्ट्स पे जाते हैं तो डेली चार्ट्स में आपको एक अबेंडन भी पैटर्न जैसा देखने मिलता है। डोजीज बनी कंटिन्यूसली और गैप डाउन ओपनिंग, तो ये बहुत शार्प सेल ऑफ का क्लियर कट संकेत होता है। एंड यहाँ पे 200 SMA का सपोर्ट इसने टेस्ट करने की कोशिश करी है, और अभी तक फिलहाल ये कल होल्ड किया है। यहाँ पे आपको 20 और 50 SMA का नेगेटिव क्रॉसओवर है। एक चीज आपने अगर कभी नोटिस करी होगी तो जब भी क्रॉसओवर होता है तो आप इमीडिएट सेल कर देते हैं, बट उसके बाद में अपसाइड मिल जाती है और आपका SL ट्रिगर हो जाता है और फिर वापस फॉल हो जाता है। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि जब भी क्रॉसओवर्स होते हैं तो इसके बाद में एक पुल बैक आता है, और बैंक निफ्टी एक कारण है जिसका मुझे ऐसा लगता है कि एक पुल बैक पॉसिबल है, बट पुल बैक में भी आपको सेल करके चलना है। और जो मैं 36,300 और 37,000 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इस पुल बैक के, और बाकी जो ओवरऑल टेक्निकल लेवल्स हैं वो जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो फुल फ्लेजेडली अगर देखा जाए, एक आपको या तो मंडे सेकेंड हाफ, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, या लास्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स आधे घंटे में कुछ भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे को एक डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग आपको देखने मिल सकती है। तो इस बेयरिश मूड में भी मैं एक अटेम्प्ट ले रहा हूँ अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा फर्दर करके, थोड़ा सा पुश करके कि हाँ मैं पॉजिटिविटी कुछ आपको दे सकूं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब एक पुल बैक की तैयारी करेंगे। आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं बुलिश लेवल्स की, कि बुलिश लेवल्स क्या, पहले तो मैं बात करूंगा बेरिश लेवल्स की, क्योंकि गैप डाउन की ओपनिंग ज़्यादा दिखाई देती है। बेरिश लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो बेरिश लेवल आप यहाँ पे 35,400 तक पकड़ सकते हैं। इसके नीचे जाएगा तो 35,000 एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, फिर 34,000 के पहले कोई सपोर्ट नहीं है। 35,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए आप बेरिश लेवल 35,400 से लेकर 30,000 तक कल नीचे के लेवल्स पकड़ सकते हैं। अप साइड में मैक्सिमम गैप डाउन ओपनिंग होगी तो 35,000 35,800 के आसपास आता हुआ आपको नजर आए। वहीं अगर साइडवेज रेंज की बात करी जाए तो मुझे साइडवेज रेंज बहुत ही छोटे रेंज में नजर आ रही है। 36,300 से लेकर नीचे 35,800, ये हमारी एक साइडवेज रेंज हो सकती है। बुलिश रेंज की अगर मैं बात करूं तो बुलिश रेंज 36,300 के ऊपर निकल के आपको कहीं 36,500 की तरफ मिल सकती है। इससे ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई देती। तो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करी जाए तो क्लियरली आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऊपर में कॉल राइटिंग बहुत एग्रेसिव है, हद से ज़्यादा एग्रेसिव है। नीचे में लॉन्ग बनाने की हिम्मत किसी की नहीं है, तो यानी सपोर्ट तो बनते हुए नजर नहीं आ रहा, साथ में हायर लेवल्स पे कॉल अनवाइंडिंग भी आपको देखने के लिए मिल गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर क्लियर कट नजर आ रहा है। वहीं पे अगर क्यूमुलेटिव पोजीशंस को भी देखें तो 17,000 के पहले कोई ऐसा एग्रेसिव सपोर्ट नहीं है। 17,200 डेफिनेटली डिफेंडिंग सपोर्ट था, और क्लोजिंग जो है वो आपको 17,000 के आसपास मिली है। तो एक पुल बैक की संभावनाएं जो है वो डेफिनेटली बन रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली पुल बैक होगा ही होगा, क्योंकि अगर गैप डाउन हुआ तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, बट अदरवाइज अगर पॉजिटिव खुलेगा तो फिर से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट ओवरऑल ऑप्शन चेन के थ्रू इमीडिएटली बहुत एग्रेसिवली सेल साइड की पोजीशन ज़्यादा एग्रेसिवली दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स एग्रेसिव है। नीचे में सपोर्ट हल्के फुल्के बनते नजर आ रहे हैं, हर लेवल पे हर 500 पॉइंट के नीचे आपको देखने मिलेंगे। एग्रेसिवली 36,500 पे बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट है। इसके ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा ओआईज भी आपको लॉन्ग्स की नहीं दिख रही है। नीचे इमीडिएटली 36,000 थोड़ा सा एक
सपोर्टिव लेवल है, लेकिन वही गैप डाउन ओपनिंग के केस में या पैनिक के केस में और ज़्यादा सेल ऑफ होगा। वहीं अगर हम ओवरऑल पोजीशंस देखें तो 36,500 यहाँ पे आपको अभी भी लॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं। एडिशन नहीं हुए बट डेफिनेटली लॉन्ग्स प्रेजेंट है। 37,000 पे भी लॉन्ग्स प्रेजेंट है। तो कोशिश ज़रूर होगी बुल्स की तरफ से एक मार्केट को अपसाइड पुश करने की, लेकिन ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये तो हमें कल ओपनिंग के बाद में ही समझ में आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास पैनिक होने की वजह नहीं है। मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है और शॉर्ट कवरिंग्स पॉसिबल है, बट शॉर्ट कवरिंग्स कितनी तक हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, ये ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट में एक पुल बैक की संभावना है। जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो OI से मुझे थोड़ी बहुत सपोर्टिव ज़रूर लग रही है, इसलिए उस चीज़ को लेके मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं है। बट डेफिनेटली कल की ओपनिंग कब से सबसे ज़्यादा मैटर करेगी कि ओपनिंग कहाँ होती है और वीक की क्लोजिंग कहाँ होती है। वीक की क्लोजिंग अगर नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली हम और नीचे जाते हुए नज़र आएंगे। वहीं FIS के अगर कैश मार्केट की बात करें तो क्लियरली आपको नजर आएगा कि 5,785 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है। DIIs ने 2,294 करोड़ का माल खरीदा है। तो DII जो है, जो हमारे म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनीज है, ये मार्केट को सपोर्ट देने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उतनी तरह से नहीं कर पा रहे जितनी एग्रेसिव FIS की सेलिंग है। तो ये इसलिए मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि DIIs करंट मार्केट्स में खरीद रहे हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनीज में आपने पैसा लगा रखा है, वो कंपनियां अभी बाई कर रही है। तो हिसाब से जब आप वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और डेफिनेटली FIS तो ड्राइव नहीं करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स को या फिर इंश्योरेंस कंपनीज को, DIIs ही है जो हमारे फंड संभालते हैं। अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए भी डेफिनेटली एक बाइंग का मौका बन रहा है कि नहीं, ये आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि अगर DIIs बाय कर रहे हैं दैट क्लियरली मीन्स कि आपका भी समय आ चुका है बाय करने का, और कहाँ बाय कर रहे हैं इस चीज़ का ढूंढने का काम आपका है। और ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर में बाय बनता है और इंस्टीट्यूशंस अभी फिलहाल बाय कर रहे हैं। ओवरऑल सार यही निकल रहा है कि FIS की जो है बिकवाली ज़्यादा है, इसलिए आपको मार्केट में प्रेशर ज़्यादा देखने मिल रहा है, बट डेफिनेटली मार्केट अच्छे ट्रेंड में है, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वहीं अगर FIS के अगर आप फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर्स ऑप्शन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने बाय किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने बाय किया है, ऑप्शंस में भी बाय किया है, इंडेक्स ऑप्शंस में भी बाय किया है, यानी हर जगह इन्होंने बाय किया है। अगर एक चीज़ ध्यान देखेंगे तो हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग हो, बट डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव संकेत जरूर दे रही है, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में भी इन्होंने बाय किया है। और जनरली वो डायरेक्शनल बाय तभी करते हैं जब वो श्योर होते हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अब की बार में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट नहीं बनाए थे, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इंडेक्स ऑप्शंस में या ऑप्शंस में इनकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थी, और 5413 इंडेक्स ऑप्शंस में बाय किया है, और स्टॉक ऑप्शन में 653 करोड़ का, और इंडेक्स में ऑप्शन में तभी वो बाय करता है जब वो श्योरिटी नहीं होती है। अब मार्केट में इनडिसाइसिव का मूड आ सकता है। तो F&O के डेटा से ऐसा लगता है कि अभी भी FII जो है वो कंफ्यूज है कि अब उन्हें क्या सेलिंग रोकनी चाहिए या फिर उन्हें फ्रेश बाय करना चाहिए। तो ओवरऑल जो सार निकलता है FIIs के डेटा से, अभी भी FIIs लगभग नेगेटिव ही है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं वो अपनी सेलिंग को अब थोड़ी सी कूल ऑफ करने की, और वो बहुत ज़्यादा समय तक होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, बीच में फिर से थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, बट इसको देख के आपको एग्रेसिव नहीं होना है, ये चीज़ क्लियर रखें। मार्केट का ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बाइंग या सेलिंग करें। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।